Hello everyone, how are you all? Doing good? We are starting with a fresh chapter, residential status. Why are we learning this chapter, residential status? क्या है इसमें? Whether a person is liable to pay tax in India or not is dependent on two factors. First, residential status and the second, type of income. तो एक बंदा इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल है कि नहीं, अगर हमें ये जानना हो तो हमें जानना पड़ेगा कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और साथ ही उसकी इनकम कौन सी है। तो इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर एक्स वो इंडिया में टैक्स पे करने के लिए लायबल है या फिर नहीं। हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिन करना रेजिडेंशियल स्टेटस। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ इनकम। इनकम दो प्रकार की होती है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। और थर्ड थिंग जो हम पढ़ेंगे वो होगा मैचिंग, मतलब कौन सा पर्सन किस इनकम पे टैक्स देगा। राइट, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे हम पर्सन कैटेगराइज कर लेंगे कि ये उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है, तो किस रेजिडेंशियल स्टेटस का बंदा कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, इसकी हम लोग मैचिंग सीख लेंगे। So this is the entire coverage of this chapter. The very first thing that we need to learn is determination of residential status. There are four rules to determine residential status. Residential status determine करने के भी चार रूल है जो अलग अलग persons पे अप्लाई होते हैं। मतलब इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने का रूल कुछ और है, HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने का रूल कुछ और है, कंपनी के लिए कुछ और ही रूल है जिससे हम जानेंगे कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, एंड जो बाकी सभी पर्सन है उनके लिए एक डिफरेंट रूल होता है। राइट, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। फोर रूल्स हैं इसके। जो पहला वाला रूल है वो इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, दूसरा वाला रूल अप्लाई होता है HUF पे। मतलब चार तरीके हैं रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के, जो अलग अलग पर्सन्स पे अलग अलग तरीके से अप्लाई करके जाना जाता है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस। तीसरा है कंपनी के लिए और चौथा है ऑल अदर पर्सन। अगर हम कहते हैं ऑल अदर पर्सन तो कौन कौन आएगा इसमें? कौन कौन पर्सन बच गए? फर्म, LLP, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी का LA हो गया। यस, फर्म, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, LA मतलब लोकल अथॉरिटी। जब हम अब सबसे पहले एक एक करके उठाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल के लिए उठाते हैं। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन करते हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। और आप रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट हो, ये डिपेंड करता है सोनली ऑन वन फैक्टर कि आप इंडिया में कितने दिन रहते हो। अगर आप इंडिया में अधिक दिन रहते हो, अभी मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं आपसे, बहुत साधारण भाषा में बात कर रहा हूं। अगर आप इंडिया में अधिक दिन के लिए रहते हो, वो अधिक दिन कितना है ये सब जानेंगे, ठीक है, बहुत ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में अधिक दिन के लिए रहते हो तो आप कहलाते हो रेजिडेंट, और अगर आप इंडिया में कम दिनों के लिए रहते हो या फिर रहते ही नहीं हो तो आप क्या कहलाते हो? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट किस पे डिपेंडेंट है? सोनली ऑन वन फैक्टर, दैट इज योर स्टे इन इंडिया। राइट, आप नागरिक कहां के हो, हिंदुस्तान के हो, विदेश के नागरिक हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदुस्तान में रहे कितने दिन हो, आप प्रीवियस ईयर में हिंदुस्तान में कितने दिन रहे हो, सिर्फ यही फैक्टर डिटरमिन करेगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो भाई अगर हम ज्यादा दिन रहे होंगे तो रेजिडेंट, कम दिन या नहीं रहे होंगे तो नॉन रेजिडेंट। अब अगली बात, अगर आप रेजिडेंट हो तो फर्दर डिटरमिन किया जाता है
कि आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो क्या? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो क्या? शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? आरओआर, राइट। या फिर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। शॉर्ट में हम बोलते हैं आर एनओआर। रेजिडेंट को हम शॉर्ट में आर बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट को एनआर बोलेंगे। अब ये क्या है? ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यहां नॉट ऑर्डिनरली है, यहां ऑर्डिनरली है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इस साल तो आप रेजिडेंट हो, इस पर्टिकुलर ईयर में तो आप रेजिडेंट हो, ज्यादा दिन रहे हो, ये तो पहले ही पता चल गया। अगर आप नॉर्मली रेजिडेंट रहते भी हो, भाई इस साल तो रेजिडेंट थे लेकिन नॉर्मली भी रेजिडेंट रहते हो, मतलब पिछले सालों की और पुराने सालों की बात करें तो भी आपको प्रायः ये पाया गया है कि आप रेजिडेंट हो, तो पता है हम आपको क्या कहते हैं? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। लेकिन मान लीजिए आप इस साल तो रेजिडेंट हैं, लेकिन अगर पुराने सालों की बात करें तो आप प्रायः रेजिडेंट नहीं पाए जाते हैं, तो आपको कहा जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ऑर्डिनरली का वर्ड यहां पे मतलब है नॉर्मली से, मतलब इफ यू आर रेजिडेंट एंड नॉर्मली ऑल्सो यू आर रेजिडेंट, प्रायः आप रेजिडेंट ही रहते हो, तो आप कहलाओगे आरओआर। हाँ, आप इस साल रेजिडेंट हो लेकिन नॉर्मली रेजिडेंट नहीं रहते हो, तो आप क्या कहलाओगे? आर एनओआर। अच्छा, आप इसी साल रेजिडेंट नहीं हो तो तब तो आप एनआर कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट। इस साल ही हम रेजिडेंट नहीं है। फिर और कुछ कहा जाएगा क्या? नहीं, फिर फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगी। सबको समझ में आई इतनी बात? नाउ हाउ टू डिटरमिन वेदर अ पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो अब देखिए, ये दो स्टेप हो गए। नाउ दिस इज टू डिफरेंट स्टेप। ये हो गया स्टेप नंबर 1, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1, रूल का स्टेप नंबर 1 हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बंदा आर है कि एनआर है, और अगर वो एनआर निकलता है तो स्टेप नंबर 2 अप्लाई ही नहीं होता। एनआर है तो स्टेप नंबर 2 अप्लाई ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो आर है तो स्टेप नंबर 2 ऑफ द रूल अप्लाई होगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि वो क्या है? ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ठीक है, जो हमारा स्टेप 1 होता है उसको कहा जाता है बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस ये है स्टेप 1। मतलब बेसिक कंडीशन की जांच करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? आप आर हो कि एनआर हो। दूसरा स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल कंडीशंस। ये है स्टेप 2। एडिशनल कंडीशंस की मदद से हमें क्या पता चलता है कि एक बंदा आरओआर है कि आर एनओआर है। आ गया समझ में सबको? तो शुरू किया जाए अब हम लोग। तो ये एक बैकग्राउंड था, हम लोग पहले रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें 4 डिफरेंट रूल्स पढ़ने होंगे। जिस तरीके से इंडिविजुअल का रूल है वैसे ही एचयूएफ का अपना रूल होगा, फिर कंपनी का अपना रूल होगा, बाकी पर्संस का अपना रूल होगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे, टाइप ऑफ इनकम पढ़ेंगे, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, ठीक है। और फिर उसके बाद मैचिंग पढ़ेंगे कि कौन किस पे टैक्स देगा। भाई आरओआर है तो किस इनकम पे टैक्स देगा, आर एनओआर है तो किस पे देगा, भाई एनआर है तो किस पे देगा। मतलब विल लर्न द मैचिंग, राइट। बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस कौन सी इनकम पे टैक्स इंडिया में देना होगा ये देखेंगे। तो सबसे पहला वाला रूल इंडिविजुअल का ये पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ। डिफरेंट टैक्सेबल एंटिटीज। All taxable entities are divided in the following categories for the purpose of determining residential status: individual, HUF, कंपनी, और ये हो गया बाकी सभी पर्सन। इसमें कौन कौन आता है मैं आपके लिए लिख दूं: फर्म, LLP, AOP, BOI, AJP, LA लोकल अथॉरिटी। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल और एचयूएफ का, इंडिविजुअल और एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है आरओआर, आर एनओआर और एनआर। क्योंकि अगर आर होगा ना तो फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा ना, तो 3 कैटेगरी बन जाती है। आर जैसी बना तो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, आरओआर, आर एनओआर।
और अगर वो एनआर है तो फिर एनआर ही। तो देखिए यही कह रहा है कि इंडिविजुअल एचयूएफ 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, आरओआर, आरएनओआर और एनआर। तो मैंने आपको यहां बताया था ना, ये देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ, इनके रूल में जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे, पहले पता चलेगा आर है कि एनआर है, और फिर जब आर पता चलेगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा, वो आरओआर है कि आरएनओआर है। लेकिन जब आप कंपनी और बाकी पर्सन का पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, ज्यादा खुशी मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आर या एनआर ही होता ही है, इसके आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब आर को फर्दर क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिविजुअल एचयूएफ में फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन कंपनी और बाकी पर्सन में फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होती है। ऑर्डिनरली, नॉट ऑर्डिनरली उनके केस में नहीं बोला जाता है। तो टाइप ऑफ रेजिडेंट डायग्राम से समझाया गया आपको कि ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर रेजिडेंट होगा तो ऑर्डिनरली या फिर नॉट ऑर्डिनरली होगा। ठीक है, बाकी जितने भी लोग होते हैं तीसरे और चौथी कैटेगरी वाले, मतलब तीसरे कैटेगरी में कंपनी और चौथी कैटेगरी में बाकी सभी लोग, ये लोग या तो रेजिडेंट होते हैं या तो नॉन रेजिडेंट होते हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए उनको भी चार्ट से समझाया गया कि रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। और अब हम आ जाते हैं रूल्स टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? बेसिक कंडीशन। इससे क्या पता चलेगा? मेरे साथ साथ बोलेंगे आप भी बैठे बैठे। ठीक है, सब इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना है। स्टेप नंबर 1 बेसिक कंडीशन। इससे क्या पता चलेगा? आर है कि एनआर है सर। अगर मान लीजिए आर निकल गया तो क्या करेंगे? तो सर स्टेप नंबर 2 लगाना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन, जिससे हमें पता चलेगा वो आरओआर है कि आरएनओआर है। अच्छा मान लो अगर स्टेप नंबर 1 में एनआर निकल गया तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना है सर, ओवर हो गया गेम। यस, ये देखिएगा बेसिक कंडीशन, यानी कि जो हम कहते हैं स्टेप नंबर 1, ये आ गया बेसिक कंडीशन टू टेस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। बेसिक कंडीशन जिससे कि पता चलेगा वो रेजिडेंट है कि नहीं है। इसके बाद सेक्शन कोड किया हुआ है, सेक्शन आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि जो भी सेक्शंस आपको याद रखने होते हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये सेक्शंस आप याद रख लीजिए। ठीक है, An individual is said to be resident in India in any previous year. किसी भी प्रीवियस ईयर में एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है कि नहीं है, ये कैसे डिटरमिन होगा? इफ इट सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। फॉर विच प्रीवियस ईयर आर वी टॉकिंग? हम कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं? हम लोग प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 2021 की बात कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021। तो प्रीवियस ईयर 2021 में एक बंदा रेजिडेंट है कि नहीं है, ये कैसे डिटरमिन होगा? अगर वो सेटिस्फाई कर देता है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन, कोई भी एक। नीचे 2 कंडीशन दी हुई है, ये रही पहली, ये रही दूसरी कंडीशन। इन दोनों कंडीशन में से आप एक भी कंडीशन सेटिस्फाई किए तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। पहली कंडीशन क्या है? ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे हो तो आप रेजिडेंट हो गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भी था कि रेजिडेंट सोलली डिपेंड करता है एक ही फैक्टर पे कि आप कितने दिन इंडिया में रहते हो। मान लीजिए अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की है तो भी क्या रेजिडेंट बन सकते हो? हाँ, एक रास्ता और है। ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप पिछले साल 60 दिन या उससे ज्यादा थे प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर थे, एंड उससे भी पुराने 4 सालों में कहता है 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। कह रहा है प्रीवियस ईयर में आप 60 दिन थे और उससे पुराने 4 प्रीवियस ईयर में अगर आप 365 दिन थे तो भी आप रेजिडेंट हो। आइए मैं समझाता हूं आपको। देखिए बेसिक कंडीशन क्या बात करता है? बेसिक कंडीशन कहता है कि आप कोई भी एक कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई कर दो। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि पीवाई 2021 में आपका स्टे इन इंडिया
ग्रेटर इज इक्वल टू 182 डेज हो, और या फिर एक काम करो, पीवाई 20-21 में आपका स्टे इन इंडिया मान लो ग्रेटर इज इक्वल टू 60 डेज है, एंड पुराने 4 प्रीवियस ईयर में, यानी कि पीवाई 19-20 में, पीवाई 18-19 में, पीवाई 17-18 में, पीवाई 16-17 में, इन 4 प्रीवियस ईयर में स्टे इन इंडिया मिला के ग्रेटर इज इक्वल टू 365 डेज हो। आपको समझ में आया कि अगर प्रीवियस ईयर में ही 182 डेज रह गए तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो आप रेजिडेंट बन ही गए। लेकिन अगर मान लो कम रहे, 182 दिन से 182 डेज से कम रहे, तो भी क्या चांस है? हाँ, अगर 60 दिन से ज्यादा रहे हो ना तो एक चांस है। पुरानी भी 4 साल का देख लो, क्या पुराने भी 4 सालों में मिला के 365 दिन रहे? हाँ, तो आप बन गए रेजिडेंट। ठीक है, देखिए मोटा मोटी आइडिया आपको है, क्योंकि मैंने कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये बात डिस्कस की है कि टैक्सेशन कैसे होता है हमारे देश में। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर रेजिडेंट हो, देखिए अगर आप रेजिडेंट हो तो हमारी सरकार कहती है गले लग जाओ। ठीक है, मोदी जी बोलते हैं आओ गले लग जाओ, तुम रेजिडेंट हो, मेरे अपने हो, तुम दुनिया जहान से कहीं से भी पैसे कमाते हो टैक्स इंडिया में दोगे, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो गवर्नमेंट कहती है अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो ना तो बस इंडिया से जो कमाए हो उस पे टैक्स दे दो। बताइए मोदी जी को कौन पसंद होगा, रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। भाई साहब रेजिडेंट के लिए कानून ये है कि तुम दुनिया जहान में कहीं भी पैसे कमाते हो टैक्स यहीं पे दोगे। रेजिडेंट को गवर्नमेंट कहती है रेजिडेंट मतलब तुम मेरे अपने हो, मेरे अपने। इसलिए तुम्हारी सारी इनकम का टैक्स, चाहे देश में कमाओ चाहे विदेश में कमाओ, सारी इनकम का टैक्स कहां जमा होगा? यहां होगा, क्योंकि तुम मेरे अपने हो भाई। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो भाई हमारे अपने तो हो नहीं, लेकिन अगर इनकम हमारी है तो, हमारे देश से कमाई गई है तो, अगर इंडियन इनकम है तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नॉन रेजिडेंट होते हैं ना उनको सिर्फ इंडियन इनकम पे देना होता है, लेकिन जो रेजिडेंट होते हैं वो बेसिकली दुनिया जहान की सारी इनकम पे टैक्स इंडिया में देते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी आइडिया दिया है, इसमें उलझिएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और रेजिडेंट डिटरमिन करने का जो तरीका है वो आपको ये सामने दिख ही रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे इस एग्जांपल की मदद से बताइए कि ये बंदा रेजिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, मैं देखूं आप बता पाते हैं कि नहीं। एग्जांपल, स्टे इन इंडिया मिस्टर एक्स का कैसा है आप देखिए। प्रीवियस ईयर 20-21 में, प्रीवियस ईयर 19-20 में, प्रीवियस ईयर 18-19 में, प्रीवियस ईयर 17-18 में, प्रीवियस ईयर 16-17 में। 100 दिन 100 दिन 100 दिन 100 दिन 100 दिन, ये 100 दिन इंडिया में रहा है। क्या गजब का काम करता है ये बंदा, 100 दिन गिन के इंडिया में रहता है। क्या मतलब रिकॉर्ड कितना जबरदस्त मेंटेन किया इसने। ठीक है, आपको बताना है वेदर मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट इन इंडिया इन पीवाई 20-21। क्या मिस्टर एक्स रेजिडेंट है इंडिया का 20-21 के लिए, हाँ या ना? और अगर आपने कहा ना तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने कहा हाँ तो आपको बताना पड़ेगा किस कंडीशन की वजह से, क्योंकि 2 कंडीशन मिलती है रेजिडेंट बनने की और दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करनी होती है। तो आपको ये बताना पड़ जाएगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से आप इसे रेजिडेंट कह रहे हैं। चलिए बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग।
हम लोग सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं ए कंडीशन। ए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कहता है कि प्रीवियस ईयर 20-21 में 182 दिन रहना पड़ेगा, जबकि प्रीवियस ईयर 20-21 में ये सिर्फ 100 दिन रहा है, तो ये नॉट सेटिस्फाइड, ये नहीं हो पाया, तो नहीं रहा। बी कहता है प्रीवियस ईयर 20-21 में 60 दिन से ज्यादा, 60 दिन से ज्यादा हो गया, हाँ 60 दिन से ज्यादा हो गया। अब पुराने 4 सालों में 365 दिन से भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पुराने 4 सालों में हाँ 400 दिन हो गया, पुराने 4 सालों में 400 दिन हो गया, 365 दिन से ज्यादा हो गया, 365 डेज से ज्यादा हो गया, तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। देयरफॉर रेजिडेंट है। समझ में आया सबको? ए की वजह से नहीं, बी कंडीशन की वजह से ये रेजिडेंट बना है। तो एक बंदा कंडीशन ए या कंडीशन बी किसी की वजह से भी बन सकता था, ये बना कंडीशन बी की वजह से रेजिडेंट, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा, आपको फिर से आंसर करना पड़ेगा, उम्मीद है आप सही आंसर देंगे मुझे। 90, 90, 90, 90 और 90। चलिए जल्दी से बताइए मुझे वो रेजिडेंट है कि नहीं है। सभी साल वो 90 दिन इंडिया में रहा है। बताइए, किया आपने? ए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, 182 दिन कहा रहा नहीं। बी सेटिस्फाई हो रही है? बी बताओ सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, बी में कहता है, बी पूरा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। देखो ना, बी में कहता है प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा, हाँ, लेकिन साथ ही साथ पिछले 4 सालों का 365 दिन से भी ज्यादा होना चाहिए ना। पिछले 4 सालों का 365 डेज एंड अबव, एंड पिछले 4 सालों का सिर्फ 360 डेज हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, देयरफॉर नॉन रेजिडेंट। आया समझ में सबको? अच्छा, फिर चेंज करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं बच्चे बता पाते हैं कि नहीं। आइए, 80, 90 पूरे 100, ये भी 100, ये भी 100, करो तो। Okay, I am doing it for you now. बेसिक कंडीशन ए तो नहीं सेटिस्फाई हो रही है सर, ए तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, राइट? ए तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि नहीं ऐसा? हाँ। बी हो रही है क्या? बी 60 दिन से ज्यादा, हाँ। पुराने 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा, हाँ। पुराने 4 सालों का 390 हो रहा है, हो गया, देयरफॉर रेजिडेंट। ठीक है, चलिए बताइए, एक एग्जांपल और देते हैं आपको। प्रीवियस ईयर 20-21 में 200 दिन, he was in India for the first time in 2021। एक्चुअली पहली बार ही वो इंडिया में 2021 में था, तो इसके पहले था कि नहीं था मैं कैसे मतलब इसके पहले तो था ही नहीं, तो इसके डेज में कैसे बताऊंगा आपको? तो इसके पहले इंडिया में वो था ही नहीं, पहली बार 20-21 में इंडिया में रहा है। आपको बताना है वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, जल्दी बताइए, समय नहीं देंगे आपको।
अच्छा, इन द मीन टाइम आप जब तक कर रहे हैं तब तक आपको एक चीज बता दें, बैकग्राउंड स्क्रीन पे आपको एंड्रॉयड ऐप दिखाई दे रहा होगा, हमारे स्टडी एट होम लर्निंग ऐप। आई होप आप सभी ने ये ऐप डाउनलोड कर लिया है, और नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। ये बहुत ही यूजफुल ऐप है और बहुत सारे लोग हो सकता है इसी ऐप पे ही मुझे देख रहे हैं, राइट। अगर वो ऐप पे नहीं देख रहे हैं तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। इस ऐप पे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। सभी कोर्सेज के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, जो कि बहुत यूजफुल होता है एग्जाम टाइम में। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सब्सक्रिप्शन ओवर हो गए, या फिर आपने क्लासेस ली थी और आपको वो टॉपिक लेकिन जस्ट टीचर की ली थी, वो समझ में नहीं आया, और स्पेसिफिकली बस एक टॉपिक आप करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर चैप्टर आप करना चाहते हैं, फुल कोर्स नहीं करना आपको किसी दूसरे से, तो वहां पे ये बहुत हेल्पफुल होता है ये ऐप, जहां पे आप 100, 200, 50 रुपए में आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को बाई करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन में भी बहुत हेल्प करता है। एग्जाम टाइम पे कोई रिवाइज करना है पर्टिकुलर टॉपिक, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ऑल्दो यहाँ पे फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो व्हाई आई फोकस मोर ऑन टू टॉपिक वाइज, एज बिकॉज टॉपिक वाइज इज एन एडिशनल फीचर ऑफ दिस ऐप, जहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स भी मिलता है और इमीडिएट एक्सेस है। जैसे ही आपने बाय किया टॉपिक, आपको एक्सेस मिल चुका है, आप तुरंत पढ़ना शुरू कीजिए। इसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं है कि हमारी टीम उसे प्रोसेस करेगी, आपको वीडियोस मेल दिए जाएंगे, लिंक दिए जाएंगे, नथिंग। एज सुन एज यू बाय द कोर्स, दिस इज देयर अंडर योर लॉगिन, और आप इमीडिएट एक्सेस कीजिए, पढ़ाई शुरू कर लीजिए। अच्छा, इस ऐप में एक खास फीचर और भी है कि आपको ऑनलाइन हमेशा एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए वीडियोस, विद इन द ऐप रहेगा, लेकिन ऐप के बाहर नहीं आएगा, विद इन द ऐप रहेगा, और आप सब्सिक्वेंट टाइम ऑफलाइन भी उसे व्यू कर सकते हैं, राइट। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो 20-21 में अगर वो 200 दिन रहा है तो बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई हो गई कि नहीं? सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। बी सेटिस्फाई हुई नहीं, पहले तो वो कभी रहा ही नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। तो जरूरत क्या है, मेरा तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करना है ना, ठीक है। सेटिस्फाई हो गई एक कंडीशन तो बस रेजिडेंट बन गया, देयरफॉर रेजिडेंट, राइट। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं। तो हम लोग ने बेसिक कंडीशन को कंप्लीट कर लिया, हमें बेसिक कंडीशन पता चल गई। अब यहां परेशानी क्या है कि अगर आप रेजिडेंट हो गए तब तो आपको फर्दर चेक करना है, लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हो गए तो फर्दर चेक कुछ नहीं करना होता है। लेकिन इसके पहले अभी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द अबव रूल। हिंदी में उसको अपवाद या उपवाद कुछ ऐसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं मोहन बड़ा ही अच्छा लड़का है, फिर मैंने बोला अरे बड़ा ही अच्छा लड़का है भाई, बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन सिगरेट पीता है। तो पता है ये जो लेकिन के बाद हमने बोला सिगरेट पीता है, क्या ये ऊपर वाली लाइन से मैच करता है जो अभी मैंने बताया था, उस फीचर से मैच करता है? मैंने बोला बहुत अच्छा लड़का है, नहीं, ये उसके कुछ अगेंस्ट हो गया है कि नहीं, विपरीत बात हो गई, कुछ अलग बात हो गई। इसी को कहा जाता है एक्सेप्शन। तो ये जो लेकिन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, राइट। तो इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शन है। मतलब अभी रूल क्या था कि भाई 182 दिन इंडिया में रह जाओ तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, या फिर 60 दिन रह जाओ प्रीवियस ईयर में और पुराने 4 सालों में 365 दिन रह जाओ तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। लेकिन अब इसका कुछ अगेंस्ट द रूल है कि नहीं भाई, ऐसे ऐसे केस में ऐसा नहीं होगा। लेकिन आइए जानिए कैसे कैसे केस में कैसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें जानना है कि कैसे कैसे केस में कैसा नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन में कहता है द पीरियड ऑफ 60 डेज रेफर टू इन बेसिक कंडीशन बी। कह रहा है बेसिक कंडीशन बी में 60 दिन था, हाँ था, मुझे याद है, ये रहा। कहता है बेसिक कंडीशन बी अबव हैज बीन एक्सटेंडेड टू 182 डेज। कह रहा है ये 60 दिन नहीं भाई, ये 182 दिन माना जाएगा इनके केस में। ये रहे नीचे लोग, इनके केस में। अरे ये क्या बात हुई,
ये क्या बात कर दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। देखो जरा आपको समझ में आया क्या? अभी तक बेसिक कंडीशन क्या थी? बेसिक कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में पीवाई में 182 दिन रहना है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 182 दिन रहना है। या फिर एक कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में ग्रेटर इक्वल टू 60 दिन रह लें एंड 4 पुराने प्रीवियस ईयर में ग्रेटर इक्वल टू 365 दिन रह लें। यही ना कंडीशन थी। कहता है लेकिन रुको, इन लोगों के लिए, अभी नीचे बताया किन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए बेसिक कंडीशन बी का 60 दिन नहीं है। कहता है ये 60 दिन नहीं मानेंगे, इसको भी 182 दिन मानेंगे। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बेसिक कंडीशन ए में भी 182 दिन रहने पे ही रेजिडेंट होगा और बेसिक कंडीशन बी में 182 दिन रहने पे रेजिडेंट होगा और पुराने 4 सालों में 365 दिन रहने पे रेजिडेंट होगा। और भाई इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो क्या इसका मतलब सीधा सीधा नहीं हुआ कि 182 दिन तो इंडिया में रहना ही पड़ेगा? भाई बी कंडीशन में भी तो 60 दिन की जगह 182 दिन हो गया। यानी इसका सीधा मतलब क्या ये नहीं हो गया कि 182 डेज इंडिया में रहना ही पड़ेगा रेजिडेंट बनने के लिए? हाँ, और अगर वो 182 डेज रह गया तो क्या बी कंडीशन देखने की जरूरत है? नहीं, बी कंडीशन की जरूरत ही क्या है? अरे यहां भी तो यही कह रहा है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहो और साथ ही साथ ये भी करो। अरे भगवान, हम कहते हैं अगर 182 दिन रह लिए तो बेसिक कंडीशन ये तो पहले ही सेटिस्फाई हो गई। अगर ये 182 दिन रह लिया होगा तो फिर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये होते ही आप रेजिडेंट बन गए, तो यहां तक पहुंचने की आवश्यकता ही कहां पड़ेगी? हम तो ये कह रहे हैं। और अगर तुम बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं कर पाए, 182 दिन नहीं रहे हो, तो बी में आने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां भी तो 182 दिन से ज्यादा रहना है प्रीवियस ईयर में। यानी कुल मिला के आप समझ पा रहे हो लॉ क्या कहना चाहता है? कहता है नीचे दिए गए लोगों के लिए बेसिक कंडीशन ए बी दोनों ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है ही नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है इनकम टैक्स कैसी कैसी बदमाशी करता है? देखो कितनी बड़ी बदमाशी कर रहा है, गेम देखो कितना बड़ा खेल रहा है। कह रहा है बेसिक कंडीशन बी का 60 दिन 182 दिन हो जाएगा। अरे भगवान, सीधा बोल दो भाई, सीधा बोलने से इज्जत कम थोड़ी ना हो जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स कहता है आई एम द मोस्ट डिफिकल्ट लॉ ऑफ इंडिया, मेरी इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, सबसे कठिन कानून है इनकम टैक्स। तो अगर हम ऐसी हल्की बात करेंगे तो इज्जत क्या रह जाएगी मार्केट में? इज्जत बनाने के लिए इतनी टेढ़ी बात कह रहा है। कह रहा है बेसिक कंडीशन का 60 दिन 182 दिन होगा, जबकि इसका मतलब यह हुआ बेसिक कंडीशन भी मिलेगा ही नहीं, ए ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। समझ में आया? देखो कितना विचित्र विचित्र बात करता है। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन सिंपलर लैंग्वेज कि फॉर द फॉलोइंग पर्सन, अभी नीचे दिया गया है, बेसिक कंडीशन ए हैज ओनली टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू बी बिकम रेजिडेंट। बाकी सबके लिए ए बी दोनों कंडीशन है, लेकिन नीचे दिए गए दो लोगों के लिए बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब मैं जानना चाहता हूं, ये दो लोग जो यहां पे दिए गए हैं, अभी मैंने पढ़ा नहीं है ये कौन है, आपने भी नहीं पढ़ा, पढ़िएगा भी नहीं, पढ़िएगा भी नहीं, मेरी तरफ देखिए, स्लाइड्स को ना देखिएगा। मुझे बस इतना बताइए कि ये दो लोग नसीब वाले हैं या बदनसीब लोग हैं? इनके साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? आपको ये बताना है। इनके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? सरकार कहती है तुम्हें बेसिक कंडीशन ए बस मिलेगी, तुम्हें सिर्फ बेसिक कंडीशन ए मिलेगी, बी नहीं मिलेगा, यही सेटिस्फाई करोगे तो रेजिडेंट बनोगे। अच्छा हुआ बुरा हुआ, बाकी सब लोगों को दो दो कंडीशन देती है, बाकी सब लोगों को दो दो कंडीशन, और इसको सिर्फ एक। तो अच्छा कि बुरा? बोलो। दुख हो रहा है ना कि इसको सिर्फ एक। बताओ कैसे बदनसीब लोग हैं बेचारे, सिर्फ एक कंडीशन दे रही है रेजिडेंट बनने के लिए, दूसरा कंडीशन ही मार ली गवर्नमेंट हमारी। मैं आपको बता दूं ये सब खुशनसीब लोग हैं, गवर्नमेंट ने इनको फायदा पहुंचाया है, इनके साथ अच्छा हुआ है, ये नसीब वाले हैं, बदनसीब नहीं है। मैं बताऊं कैसे? एक बात बताइए, आप रेजिडेंट बनना चाहते हो कि नॉन रेजिडेंट? कैसे खुश हो? हम तो कहते हैं भगवान मुझे नॉन रेजिडेंट बनाओ। नॉन रेजिडेंट अगर हम होंगे तो सिर्फ इंडिया में जो कमाए उस पर टैक्स देना होगा,
अगर हम रेजिडेंट बन गए तो दुनिया जहान में कहीं भी कमाएंगे टैक्स यहां इंडिया में देना होगा। हर कोई रेजिडेंट बनना चाहता होगा कि नॉन रेजिडेंट? हर कोई नॉन रेजिडेंट बनना चाहता है। मान लीजिए हम इंडिया में 182 दिन रहे, ठीक है, और रेजिडेंट बन गए, तो पता है कितना दुख होगा। भाई एक दिन कम रह लिए होते तो मजा आ जाता, एक दिन कम रह लिए होते तो नॉन रेजिडेंट बन जाते, एक दिन ज्यादा रह लिए, ओ माय गॉड, एक दिन ज्यादा रह लिए, उसकी वजह से क्या बन गए हम? रेजिडेंट। बहुत दर्द में आएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया जहान की सारी इनकम पे मोदी जी कहेंगे यही टैक्स दो। आ रही है बात समझ में? और अब ये दो कंडीशन ए और बी क्या है? सरकार का दो जाल है। मेरे तरीके से सुनिए, ये सरकार का ना दो जाल है और आपको मछली, ठीक है। सरकार पहले क्या करती है? एक जाल फेंकती है, ये 182 दिन वाला, कुछ लोग फंस गए, ऐसे हंसते हैं, फिर गवर्नमेंट ऐसे हंसती है, वाह इतने सारे लोगों को फांसा 182 दिन वाले में, पूरी दुनिया का टैक्स लेंगे इससे, पूरी दुनिया में जितना कमाया उस पर टैक्स लेंगे इससे। फिर गवर्नमेंट कहती है अच्छा कुछ लोग बच गए, इनको कैसे पकड़े? तो फिर गवर्नमेंट दूसरा जाल फेंकती है, दूसरा जाल ये उठाया, दूसरा जाल मारा। अब इसमें पता है कौन कौन फंसेगा? जो 60 दिन से ज्यादा रहा है और पुराने 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रहा है, वो भी फंसा, आ गया। कुछ लोग और आ गए, हा 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 हा, कुछ लोग और आ गए, ये भी रेजिडेंट। समझ में आई बात? अब एक बात बताइए, ये लोग वो खुश नसीब लोग हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट एक ही जाल फेंकेगी, 182 दिन वाला। बच गए तो कहते हैं यस बच गए, पार्टी। बात समझ में आई? नहीं तो अगर ये नॉर्मल लोग होते, बाकी लोगों की तरह होते, तो गवर्नमेंट एक जाल फेंकती, नहीं फंसते। फिर ये लोग बेचारे डरे सहमे रहते, नहीं अभी दूसरा वाला आएगा, दूसरा वाला गवर्नमेंट फेंकेगी, दूसरे वाले में हो सकता है ये लोग फंस जाते। सबको समझ में आ रही है बात? तो रेजिडेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट दो जाल फेंकती है, दो ऑप्शन नहीं बोलिएगा, अब मेरे साथ साथ बोलिएगा, गवर्नमेंट दो जाल फेंकती है, ठीक है। और अगर एक भी जाल में आप फंस गए तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, लेकिन जिसके ऊपर एक ही जाल फेंकेगी, क्या उसको मजे हैं? हाँ मजे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कौन खुशनसीब लोग हैं जिनके ऊपर सरकार सिर्फ एक जाल फेंकती है। कहता है इंडियन सिटीजन, बड़ी खतरनाक वर्ड पहले ही आ गया, इंडियन सिटीजन। भाई ये इंडियन सिटीजन क्या होता है? इंडियन सिटीजन का मतलब हिंदी में होता है भारत का नागरिक। देखिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को नागरिकता से रिलेट मत कीजिएगा। मैंने आपको बहुत आसान शब्दों में ये बात बताई है कि रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिपेंड करता है सिर्फ एक ही फैक्टर पे, आप हिंदुस्तान में रहते कितने दिन हो, आपकी नागरिकता क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे इंडियन सिटीजन, जिसके ऊपर एक्सेप्शन लग रहा है, जिसके ऊपर सरकार सिर्फ एक जाल फेंकेगी। तो जानना चाहते हैं ये इंडियन सिटीजन होता कौन है, भारतीय नागरिक होता कौन है? आप सब भारतीय नागरिक हैं? बोलो हो कि नहीं हो भारतीय नागरिक? आप कहोगे हाँ सर हैं, भारतीय नागरिक ही है। तो हम आपसे पूछेंगे प्रूफ क्या है आपके पास, सबूत क्या है? तो अब ये क्लासेस तो वर्चुअल चल रही है, जहां पे मैं लाइव अवेलेबल होता हूं फेस टू फेस क्लास में। तो बच्चे से मैं पूछता हूं कि बताओ भाई कैसे तुम्हें पता कि तुम भारत के नागरिक हो? तो मेरे पास जवाब क्या क्या आता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास ना आधार कार्ड है। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी आधार कार्ड जब तक नहीं था तब तक तुम भारतीय नागरिक नहीं थे। ये तो अच्छा हुआ मोदी जी का जो आधार कार्ड बनवा दिए, नहीं तो तुम भारतीय नागरिक ही नहीं थे। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिनका आधार कार्ड आज तक नहीं बना है वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो बच्चा उलझ जाता है, कहता है नहीं भाई इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर क्या प्रूफ है आपके पास कि आप भारतीय नागरिक हैं? या आप भारतीय नागरिक हैं क्यों हैं? ऐसा क्या है कि आप भारतीय नागरिक हैं? कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि हु इज इंडियन सिटीजन, या ये नागरिकता कैसे मिल सकती है। ये नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप दो तरीके से मिलती है। एक मिलती है बाय बर्थ, और दूसरी मिलती है बाय रजिस्ट्रेशन। कैसे कैसे नागरिकता मिलती है? बाय बर्थ और दूसरा बाय रजिस्ट्रेशन। बाय बर्थ इन इंडिया पहला है,
यानी अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो आप भारतीय नागरिक हो। तो पता है आप सब भारतीय नागरिक क्यों हो? क्योंकि आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है? नहीं, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो ना, इसलिए आप भारतीय नागरिक हो। हालांकि इसकी पूरी कंडीशन यह है कि जब आप पैदा हिंदुस्तान में हुए हो तो माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना भी चाहिए। समझ गए बात को, कि अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो आप भारतीय नागरिक हो। इस बात को दूसरे तरीके से आइए समझते हैं। मान लीजिए एक विदेशी जोड़ा हनीमून के लिए हिंदुस्तान आता है। विदेशी जोड़ा हिंदुस्तान आता है, किस लिए आता है? क्या बोला था मैंने? हनीमून के लिए आता है। आता तो दो है, लेकिन यहां से तीन होके जाता है। मुझे जानना है जो तीसरा वाला हिंदुस्तान से अब जा रहा है वो भारतीय नागरिक है कि नहीं है? नहीं है। वो इंडिया में पैदा तो हुआ था लेकिन फिर भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं था। तो माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए, बस काम खत्म, आप भारतीय नागरिक बन गए, यू आर इंडियन सिटीजन। हालांकि ये कानून आया है 1987 में, ये वाली बात, बर्थ वाली बात, कि माता पिता में से एक क्या होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके पहले पता है हमारे देश में कानून क्या था? कि भारत में पैदा हुए तो भारतीय नागरिक हो, बस। तो मेरे हिसाब से मेरी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब ये 2000 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है? या तो 1999 2000 होगा या तो 2000 के बाद वाले होंगे। हाँ, 2000 के बाद ही मोस्टली होंगे। तो आप सभी भारतीय नागरिक हो, रीजन बीइंग कि मदर फादर में से कोई एक इंडियन सिटीजन है और आप इंडिया में पैदा हुए हो। 1987 के पहले सिर्फ कंडीशन ये होती थी कि इंडिया में आप पैदा हुए हो। चलिए छोड़ देते हैं। बहरहाल हमें इंडियन सिटीजन पे ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ना, हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट में ये वर्ड यूज कर लिया इंडियन सिटीजन, इसलिए मैंने आपको इतनी जानकारी दी। दूसरा है बाई रजिस्ट्रेशन। दूसरा है बाई रजिस्ट्रेशन। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है? कोई भी जाके बोल सकता है मुझे रजिस्ट्रेशन कर दो इंडियन सिटीजन का? कोई भी विदेश से आए बोले कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो? नहीं, ऐसे नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया है, अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो और या फिर मैरिड टू इंडियन सिटीजन हो तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 99.99% ऑफ द केसेस आपको रजिस्ट्रेशन मिल भी जाएगा। पहला क्या है? इंडियन ओरिजिन के हो तो आप अप्लाई करोगे, आप बोलोगे भारत से, भारत की नागरिकता मांगोगे आप, ठीक है? इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है? अगर आप खुद या फिर आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी या फिर नाना नानी, कौन कौन? आप खुद, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था। हमारे देश का बंटवारा कब हुआ है मालूम है? हमारे देश का बंटवारा कब हुआ है? 14 अगस्त 1947। इस दिन तक हमारा देश क्या था? अनडिवाइडेड। और जिस समय अनडिवाइडेड था तो उसका मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय अनडिवाइडेड इंडिया? अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब होता है तीन चीजें। इसके अंदर तीन चीजें आ जाएंगी। आज का इंडिया, आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों मिला के इंडिया ही था, ठीक है? तो हम उसको, आज के इंडिया को इंडिया बोलते हैं और पहले वाले इंडिया को हम क्या बोलेंगे? अनडिवाइडेड इंडिया। तो अगर आप खुद या फिर आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे तो आप भारत से नागरिकता मांग सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। समझ में है? जैसे मान लीजिए 1942 में आप लाहौर में पैदा हुए थे। लाहौर कहां है? पाकिस्तान। 1942 में, लेकिन उस समय 1942 में वो क्या था? उस समय इंडिया ही था ना, ठीक है? तो आज आप क्या हिंदुस्तान की नागरिकता ले सकते हो? हाँ, आप अप्लाई कर लो, मांग सकते हो आप। तो अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो यू आर अलाउड टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है? यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो कोई भी पैदा हुआ, इसका मतलब होता है इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है आपकी जड़ें हिंदुस्तान से हैं।
मतलब आपकी जो जड़ें हैं ना वो हिंदुस्तान से, या तो आप खुद या तो माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई इंडिया का था, तो आपकी जड़ें हिंदुस्तान से, इसलिए हम आपको अप्लाई करने देते हैं सिटीजनशिप के लिए। दूसरा है मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन। अगर कोई भी बाहर से आएगा और इंडिया के नागरिक से शादी कर लेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी लड़की आती है इंडिया घूमने और आपको पसंद कर लेती है और आपसे शादी कर लेती है, तो क्या उसे भी भारत की नागरिकता मिल सकती है? हाँ, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, आपसे उसने शादी कर ली है, तो वो अब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगी और 99.99% ऑफ द केसेस उसे मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा इंटेंशंस वगैरह देखा जाता है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, क्यों नागरिकता ली जा रही है, सब कुछ जेन्युइन लगता है कि हाँ भाई प्यार हुआ है, शादी हुई है, अप्लाई मिल जाएगा। राइट। एक्चुअली मैं क्या करता हूं, आपको रियल तरीके से सिटीजनशिप के ऊपर एक मूवी आई थी, मतलब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक मूवी थी, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अप्लाई फॉर सिटीजनशिप का। एक मूवी आई थी आप लौट चले, किसने किसने देखी है? आप लौट चले, ये ऐश्वर्या राय थी और अक्षय खन्ना, विनोद खन्ना का बेटा अक्षय खन्ना, कम पॉपुलर है, ठीक है, आज की जनरेशन कम जानती है उन्हें। तो अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय को सब कोई जानते हैं। तो इनकी एक मूवी आई थी आप लौट चले, देखी है किसी ने? मूवी भी सुपर फ्लॉप थी, राइट, बट बहुत गजब का उसका एक कॉन्सेप्ट था जो यहां पे यूज हो सकता है। तो मोस्टली इन्हें नहीं देखी है, राइट, क्योंकि बहुत पुरानी मूवी भी है। तो मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं इसकी। इसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना ये दोनों इंडिया में हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और दोनों इंडिया से त्रस्त हैं एकदम। मतलब दिन रात ये लोग इंडिया के लिए अजीबोगरीब बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, कहते कैसा देश है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ रोजगार नहीं है, कमाने के कोई अवसर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इस देश में, यहां तो रहना ही बेकार है, यहां तो पैदा होना ही बेकार है। तो इन दोनों के दिमाग में यही आ रहा है कि हम लोग इंडिया छोड़ के विदेश जाते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं अपनी जिंदगी के लिए। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एट डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया इनके दिमाग में यही बात आ रही है। तो ये दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और इंडिया छोड़ने के लिए निकल जाते हैं अपने घर से, ठीक है। तो ये अपनी अपनी लोकेशन से निकलते हैं और इंडिया के एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे, जहां से अब फॉरेन डेस्टिनेशन की फ्लाइट जाएगी, वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। हालांकि ये दोनों टकराते हैं एयरपोर्ट पे, और टकरा क्यों रहे हैं ये तो आपको पता ही है, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, ठीक है। अब ऊपर वाला मिलाना चाहता है तो बार बार बहाने करके मिला रहा है, देखिए इनको एयरपोर्ट पे मिला देता है, ठीक है। फिर ये फ्लाइट में बैठते हैं तो फिर मिलते हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिलवा रहा है। फिर ये लोग जब पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं, ठीक है, तो दोनों लोग नौकरी ढूंढना चालू कर देते हैं। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे हैं, अमेरिका में भी नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन जहां जहां नौकरी ढूंढने जा रहे हैं कहीं ना कहीं टकरा जा रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि हम लोग तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, ठीक है, ऊपर वाला नचा रहा है, ऊपर वाला ही उन दोनों को बार बार मिलवा रहा है, शायद कुछ सोच रखा होगा ऊपर वाले ने, लेकिन अभी तक वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। लेकिन बार बार लगातार मुलाकात हुए जा रही है इन दोनों की, और बार बार जब मुलाकात होती है तो ऐश्वर्या राय को अक्षय खन्ना से प्यार हो जाता है। ये भी होना स्वाभाविक है, मूवी है भाई, अगर प्यार ही नहीं हुआ तो फिर मूवी कैसे आगे बढ़ेगी। तो ऐश्वर्या राय को प्यार हो जाता है, लेकिन अक्षय खन्ना बिल्कुल भी भाव नहीं देता इसको, एकदम भी नहीं, ठीक है। ये तरह तरह से उसे मनाने की, प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षय खन्ना एकदम सख्त है, एकदम, ठीक है। आपने सुना होगा ना सख्त लौंडा, एकदम बिल्कुल उस टाइप का, एकदम बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है ऐश्वर्या राय को। ऐश्वर्या राय तो इनके लिए गाना भी गाती है, इंप्रेस करने के लिए, पटाने के लिए गाती है, मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूं, सारी दुनिया से कह दूंगी, तुझसे प्यार मैं करती हूं, और मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूं।
लेकिन अक्षय खन्ना पे बिल्कुल भी असर ही नहीं करता, इस गाने का भी कोई असर नहीं। तो अब बात आती है कि अक्षय खन्ना पे असर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अक्षय खन्ना को वहां की अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए थी और इसलिए वो वहां की एक सिटीजन लड़की से प्यार कर बैठा था। अब प्यार कर बैठा था या फिर प्यार करने का नाटक कर रहा था या जो भी कर रहा था, लेकिन वो किसी और को, जितना ऐश्वर्या राय इसको पटाने की कोशिश कर रही थी उतना ही अक्षय खन्ना किसी और लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा था जो अमेरिका की सिटीजन थी, ताकि उससे शादी कर लेगा तो उसे क्या मिल जाएगी? अमेरिका की सिटीजनशिप। राइट, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर वो ऐश्वर्या राय से शादी कर लेता अमेरिका में तो मिल जाती क्या अमेरिका की सिटीजनशिप? नहीं, अमेरिकन सिटीजन से शादी करनी पड़ेगी। राइट, तो यही वो कॉन्सेप्ट था। तो जैसा अमेरिका का रूल है एग्जैक्टली सेम हमारे देश में भी यही रूल है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रही होगी बात कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड बोलते हैं। देखिए, बहुत सारी जगह पे ग्रीन कार्ड, कहीं येलो कार्ड, ये सब बोला जाता है। ये सब सिटीजनशिप के अलग अलग नाम है। हमारे देश में सिटीजनशिप बोलते हैं, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, सिटीजनशिप के ये अलग अलग नाम है। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे, जब मैं यहाँ पे स्टोरी को छोड़ देता हूँ ना, तो बाद में मुझे कमेंट करके बोलते हैं, ठीक है, ऑफिस में इंक्वायरीज भेजते हैं, सर ने मूवी एंड नहीं कराई, ये बीच में मूवी छोड़ दी। अरे इनकम टैक्स थोड़ी ना उतना जरूरी है, पिक्चर बताए होते एंडिंग क्या हुई भाई, इतनी जबरदस्त बीच में छोड़ दी है सस्पेंस में। तो बाद में क्या होता है, अक्षय खन्ना को भी ये समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, ये विदेशी लड़की नहीं चलेगी, उसके टेस्ट की नहीं है। अब हम हिंदुस्तानी लड़के को हिंदुस्तानी लड़की ही चलेगी ना। ठीक है, उसे समझ में आ जाता है भाई ये हमारे टेस्ट की लड़की नहीं है, हमारे टेस्ट में तो कौन सी लड़की चलेगी? संस्कारी लड़की चलेगी, इंडिया वाली, ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो फाइनली अक्षय खन्ना को, ऐश्वर्या राय को, दोनों को प्यार हो जाता है एक दूसरे से। फिर धीरे धीरे उनको ये भी समझ में आ जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी उन लोग को फील हो जाता है। और वो दोनों इंडिया आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बता रहा है इंडियन सिटीजन के लिए? इंडियन सिटीजन कौन होता है आपने समझ लिया। इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वो इंडियन सिटीजन जो पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जाएगा, उसको सिर्फ बेसिक कंडीशन ए मिलेगी। बेसिक कंडीशन ए की बेसिस पे डिटरमिन हो जाएगा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? नौकरी की वजह से इंडिया के बाहर जा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि आपको नौकरी हिंदुस्तान में बैठे बैठे विदेश में मिल गई है और आप विदेश सिर्फ उस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबको समझ में आया? पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, अगर आपको विदेश में नौकरी मिल गई और इसलिए आप इंडिया छोड़ के विदेश जा रहे हो, तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक होगा? सिर्फ बेसिक कंडीशन ए के बेसिस पे। तो सरकार आपके ऊपर दो जाल नहीं मारेगी, बस एक जाल मारेगी। अब देखिए, ये मुनासिब भी है, उचित भी है। अरे हमें विदेश में नौकरी मिल गई है, हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं, वही कमाएंगे, वही हमको टैक्स देना चाहिए। गवर्नमेंट जबरदस्ती मेरे पर जाल फेंक फेंक के फंसाएगी, गलत बात है कि नहीं है? नौकरी तो दे नहीं पाए अपने देश में, तभी तो हम विदेश गए। ठीक है, अब विदेश में कमाएंगे, वहीं टैक्स देंगे, ये तो गजब जबरदस्ती की बात होगी ना, दो दो जाल फेंक के फंसाओगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है हम एक जाल फेंकेंगे 182 दिन वाला। ठीक है, अगर उसमें फंस गए तो ठीक है, नहीं तो वो 60 दिन वाला नहीं फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, फिर तुम जाओ आराम से। तो जितना इंडिया में कमाए थे इंडिया में टैक्स दे देना, बाकी जो बाहर कमाओगे बाहर दे देना, काम खत्म। समझ में आया सबको? किसके ऊपर एक जाल फेंक रही है? जिसको नौकरी मिल चुकी है और वो ज्वाइन करने जा रहा है। अब मैं बात करता हूं अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के केस में। वो लोग भी तो विदेश गए थे, क्या उनके ऊपर गवर्नमेंट ने एक जाल फेंका होगा या दो जाल फेंका होगा? गवर्नमेंट ने दो जाल फेंका होगा। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी मिली नहीं थी, वो नौकरी ढूंढने गए थे। मैंने आपको बताया था ये बात, वो नौकरी ढूंढने गए थे। जो नौकरी ढूंढने जाते हैं ना, उनके ऊपर दोनों जाल फेंकेगी। सिर्फ उनके लिए एक जाल की बात हो रही है जो नौकरी पा चुके हैं और ज्वाइन करने जा रहे हैं, वहां रह के काम करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं विदेश जा रहा हूं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, सेमिनार अटेंड करने, तो मैं एक्सेप्शन में नहीं आऊंगा, फिर मेरे ऊपर दोनों जाल फेंके जाएंगे। एक्चुअली इसका पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि जो लोग नौकरी वहां जाके अमेरिका में विदेश के बाहर करने लगेंगे, काम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे परमानेंट वहां पे रह के काम करेंगे, उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, और वो भी ऐसे लोग जिनको नौकरी पहले से इंडिया में ही मिल चुकी थी, वहां सिर्फ ज्वाइनिंग होनी है।
और या फिर or an Indian citizen who leaves India during the previous year as a member of crew of an Indian ship, या फिर इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू, एज ए मेंबर ऑफ क्रू। क्रू का मतलब क्या होता है? जो लोग भी शिप पे काम करते हैं ना, उन सबको क्रू मेंबर कहते हैं। शिप चलाने वाले से लेके शिप पे झाड़ू पोछा करने वाला सारे के सारे क्रू मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इंडियन शिप पे, ये ध्यान देना है, अगर आप इंडियन शिप पे इंडिया के बाहर जा रहे हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि शिप जा रही है इंडिया के बाहर, तो आप उस इंडियन शिप पे काम करते हो, इसलिए आप भी इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो ऐसे में आपके ऊपर सरकार सिर्फ एक जाल फेंकेगी। तो किसके किसके ऊपर एक जाल फेंक रही है? पहला, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, और एक बंदा है। एक्चुअली पहले पॉइंट में ना दो दो बंदों की बात कर ली गई, और के पहले एक बंदा और के बाद दूसरा बंदा। अब दूसरे पॉइंट में तीसरा बंदा आएगा, कौन है? देखो, ये इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, सिर्फ इंडियन सिटीजन नहीं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हिंदुस्तान का नागरिक या फिर जिसकी जड़ें इंडिया में, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहते हैं? आप, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, यानी आपकी जड़ें इंडिया में है, आप इंडियन सिटीजन हो या फिर आपकी जड़ें इंडिया में और आप इंडिया घूमने आते हो प्रीवियस ईयर में, तो कह रहा है बेसिक कंडीशन बी नहीं लगाएंगे। अब ये क्यों ऐसा है, ये देखिए, आइए मैं समझाता हूं इस बात को। मिस्टर एक्स है, ये जॉब करता है यूएसए में, ठीक है, करोड़ रुपए की सैलरी है इसकी, लेकिन ये है ओरिजिनली हिंदुस्तान का, ठीक है, तो अपने घर वालों से मिलने, इसके दादा दादी, इसका, इनके माता पिता, सबको इंडिया में है, तो ये कुछ दिनों के लिए हमेशा इंडिया घूमने आता है, ठीक है, कुछ दिन इंडिया रह के जाता है, और ये तकरीबन हर साल 100 दिन के लिए इंडिया आ जाता है। अच्छा करता है कि नहीं भाई? अपने माता पिता से मिलने आता है, अपने दादा दादी से मिलने आता है, नाना नानी से, अपने परिवार से मिलने आता है, अमेरिका में जॉब कर रहा है, करोड़ रुपए की नौकरी है, फिर भी हर साल आता है हिंदुस्तान, ठीक है। लेकिन हमारी भारत सरकार क्या करती है? अगर इसको एक्सेप्शन में ना डालती तो क्या होता? बेसिक कंडीशन बी, बेसिक कंडीशन ए 182 दिन नहीं रहा, लेकिन बेसिक कंडीशन बी 60 दिन से ज्यादा रहा, हाँ, पुराने 4 सालों में क्या 365 दिन से ज्यादा हो गया, हाँ, ये बन जाता रेजिडेंट, और दुनिया जहान की यानी अमेरिका की करोड़ों रुपए की इनकम पे टैक्स इंडिया में देना पड़ जाता। तो ऐसा बंदा फिर क्या करता है? इंडिया आना ही बंद कर देता है। एक्चुअली हो क्या रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में हैं और वो हिंदुस्तान आते हैं। पता है क्यों आते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे सपने में एक गाना बजता है, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, लेकिन कहते हैं जैसे ही हम अपने देश जाते हैं मोदी जी दबोच लेते हैं हमको, कहते हैं तुम तो रेजिडेंट बन गए, और टैक्स यहां दो, तो इसलिए हम नहीं आएंगे इंडिया, गाने दो, जितना गाना बजता है बजने दो, हम नहीं आएंगे इंडिया। तो इसलिए बेसिक कंडीशन बी इनके लिए हटा दी गई। अब अगर 182 दिन इंडिया में रहेंगे तो रेजिडेंट है, नहीं तो नहीं है। तो भाई 182 दिन तो बहुत होता है, आधा साल होता है। अब कोई बाहर काम कर रहा है तो आधा साल आके तो इंडिया रह नहीं जाएगा, ठीक है, तो 100 दिन 50 दिन के लिए कोई आता है तो अब वो रेजिडेंट नहीं बनेगा, तो इसीलिए बेसिक कंडीशन भी हटाई गई। अच्छा किया गया कि नहीं? अच्छा किया गया। यानी अब किसी के कानों में अगर ये गाना बजता है, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, तो वो चला आता है देश, अपने देश की मिट्टी को सूंघने, अपने परिवारजनों से मिलने के लिए वो चला आता है, और वो रेजिडेंट की डेफिनेशन में भी नहीं आता। अब क्या ये रेजिडेंट की डेफिनेशन में आएगा? 100 दिन के लिए हर साल आता है तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 182 दिन पे ही रेजिडेंट होता है ना, तो 182 दिन तो रहता नहीं है ये, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पहले तो मुझे ये बताओ। यहां तक क्लियर है आपको?
तो देखिए दो तरीके का बेसिक कंडीशन हो गया, मैं आपको बताऊं। एक बेसिक कंडीशन वो हो गई जिसमें ए में 182 दिन है, ठीक है, और बी में भी बी में 60 दिन और पुराने 4 सालों का 365 दिन है, ठीक है। और एक दूसरे टाइप की बेसिक कंडीशन हो गई जिसमें ए में 182 दिन है और बी में भी 182 दिन है और पुराने 4 सालों में 365 दिन है। तो मैंने कहा कि भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी बी कंडीशन है ही नहीं, ऐसे समझ लो, है ही नहीं, यही समझ लो फिर। अब आप मुझे बताएंगे कि मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूं उसे टाइप 1 वाला बेसिक कंडीशन चलेगा या ये वाला बेसिक कंडीशन चलेगा, मतलब किससे कैसे आप चेक करोगे, टाइप 1 वाली कंडीशन से चेक करोगे या टाइप 2, मतलब दोनों वाला चेक करोगे या एक वाला चेक करोगे? मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन बताइएगा। इंडियन ओरिजिन का बंदा है, गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, नौकरी मिल चुकी है इसको, बस ज्वाइन करने जा रहा है, गोइंग फॉर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। बताइए बेसिक कंडीशन टाइप 1 या टाइप 2 कौन से आप मैच करेंगे, मतलब किससे चेक करेंगे? बोलिए। देखिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं टाइप 2, मुझे मालूम है अपने मन ही मन में बोल रहे हैं, मुझे आपके मन की आवाज दूर तक सुनाई देती है, वर्चुअली भी मैं सुन लेता हूं। आप बोल रहे हो टाइप 2 होगा क्योंकि गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि इंडियन सिटीजन जब इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है ना, तो उसके लिए ये एक्सेप्शन था, इंडियन ओरिजिन वाले के लिए नहीं था। आइए दिखाएं। देखिए इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है या फिर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप जा रहा है, ठीक है। ये जो इंडियन ओरिजिन वाली बात थी ना, ये आने वाले के लिए थी, कम्स ऑन अ विजिट। जो जाने वाला एक्सेप्शन है वो इंडियन सिटीजन पे है, आने वाला एक्सेप्शन दोनों पे, इंडियन सिटीजन पे भी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे भी। ये जाने वाले एक्सेप्शन की बात हमने की थी यहां, ये जाने वाली बात, गोइंग, ये गोइंग वाला है, तो गोइंग वाला इंडियन सिटीजन के लिए एक्सेप्शन था। तो आप गलत कह रहे हैं, ये टाइप 1 वाला लगेगा इसके ऊपर, ये कोई एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। अगर इंडियन सिटीजन बाहर जाता ना एम्प्लॉयमेंट के लिए तब एक्सेप्शन लग जाता और फिर सिर्फ बेसिक कंडीशन नहीं मिलती, ठीक है। तो आपने गलत बोल दिया, कुछ ने सही भी बोला होगा। बताइए, इंडियन सिटीजन है, गोइंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ फॉरेन शिप। एक फॉरेन शिप का क्रू मेंबर होने के नाते वो इंडिया के बाहर जा रहा है, ये एक इंडियन सिटीजन है। जल्दी बताइए टाइप 1 में फॉल करेगा, टाइप 2 में फॉल करेगा? टाइप 1 अगर आपको ये बोलना हो कि दोनों कंडीशन चेक करेंगे तो आप टाइप 1 बोलेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं सर हम सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करेंगे तो आप टाइप बी बोलिएगा। एक्सेप्शन लगेगा नहीं लगेगा? एक्सेप्शन नहीं लगेगा। एक्सेप्शन लगता है अगर इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जाता है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ फॉरेन शिप, यहां पे मैंने दे दिया था अरे एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, जबकि मैंने यहां पे क्या दे दिया, फॉरेन शिप। फॉरेन शिप के लिए नहीं है वो ये एक्सेप्शन, ये इंडियन शिप पे क्रू मेंबर बाहर जाता है ना उसके लिए है।
ठीक है, तो अगेन फिर एक्सेप्शन नहीं लगा, बेसिक कंडीशन ए बी दोनों ही मिलेगी। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। However, such person having total income other than foreign income, इसको शॉर्ट में बोलना होगा आपको, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, इतने को क्या बोलेंगे आप? फॉरेन इनकम। However, such person having total income other than foreign income exceeding rupee 15 lakh during the previous year, period of 60 days shall be substituted with 120 days. अरे क्या मैं बोल रहा हूं, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब क्या हो गया? इंडियन इनकम। तो अगर एक पर्सन है जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, कौन सा पर्सन? यही इन्हीं ऊपर वाले 2% की बात कर रहा है, इन्हीं लोगों की। कह रहा है कि अगर इन लोगों की इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो बेसिक कंडीशन बी में जो 60 दिन होता है, ये 60 दिन पता है कितना कहलाएगा? 120 दिन। लीजिए नई आफत। अभी तक कहता था कि इन दोनों के केस में 60 दिन 182 दिन हो जाएगा। अब कह रहा है लेकिन अगर ये लोगों की इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये 60 दिन 120 दिन हो जाएगा। यानी कब 182 दिन होता है? ये 60 182 दिन कब होता है? जब इन लोगों की इंडियन इनकम 15 लाख रुपए तक होती है। 15 लाख रुपए से ज्यादा हुआ, एक्सीडिंग है, ये ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर 15 लाख। अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो बेसिक कंडीशन बी का 60 दिन 120 दिन हो जाएगा। है कि नहीं? बड़ी आफत है भाई। दर्द हो रहा है सर में? सर में दर्द हो रहा है? बेसिक कंडीशन बी का 60 दिन जो होता है वो 182 दिन हो जाता है कुछ केसेस में। लेकिन जिन केसेस में 182 दिन होता है वही लोग अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन इनकम कमाते हैं तो 182 नहीं होने देंगे, फिर 120 दिन होगा। ओ माय गॉड, ये तो बड़ी टिपिकल बात है। यानी बेसिक कंडीशन ए जो है, बेसिक कंडीशन जो है वो 3 तरीके की हो गई। बेसिक कंडीशंस जो हैं उसके 3 टाइप हो गए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी आप सोचिए, अभी और भी बहुत कुछ है। बेसिक कंडीशन के बाद बेटा एडिशनल कंडीशन भी पढ़नी पड़ती है। बेसिक कंडीशन से तो सिर्फ ये पता चलता है आर है कि एनआर है। अगर वो आर निकल जाता है ना तो फिर फर्दर चेक करते हैं आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है। अभी वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं, अभी तो बेसिक कंडीशन में उलझ के रखे हुए हैं, और वो भी सिर्फ इंडिविजुअल का। अभी इंडिविजुअल के बाद एचयूएफ आएगा, एचयूएफ के बाद कंपनी आएगा, कंपनी के बाद बाकी पर्सन आएंगे। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 बेसिक कंडीशन ये है कि पीवाई में 182 दिन होना चाहिए, पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 182 डेज, और बी कंडीशन ये है कि पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 182 डेज एंड पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 60 डेज एंड 4 पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 365 डेज। टाइप 2 क्या है? पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 182 डेज, बी पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 182 डेज एंड 4 पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 365 डेज। यही एक वजह है कि हम लोग कहते हैं बेसिक कंडीशन बी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ए में भी 182 हो गया और बी में भी 182 हो गया। टाइप 3 ये हो गया कि पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 182 डेज और बी पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 120 डेज एंड 4 पीवाई में ग्रेटर इक्वल टू 365 डेज। इतने तरीके का रूल हो गया। आप भी ना मेरे हिसाब से इसको नोट करिए। ओहो,
उसको नोट करिए, ये 3 टाइप के रूल हो गए। आप कर पाएंगे आइडेंटिफाई कि कौन से टाइप का रूल हमें अप्लाई करना है? मैं कंडीशन दूं आपको, आप बस बताना कि आप इस बंदे को कहां चेक करोगे, टाइप 1 में चेक करोगे, टाइप 2 में कि टाइप 3 में चेक करोगे। चलिए बताइए। इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन इनकम है इसकी 20 लाख रुपया, ठीक है, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, टाइप 2 और टाइप 3 ये एक्सेप्शन जब लगता है तब होता है, ये तो एक्सेप्शन जब लगता है तब होता है, मालूम है ना, ये एक्सेप्शन के केस में होता है। और एक्सेप्शन किसके किसके ऊपर लगता है ये आपको याद रखना होगा कि भाई इंडियन सिटीजन पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप जाता है, या फिर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन घूमने आता है, तब एक्सेप्शन लगता है। तो एक्सेप्शन का एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। इंडियन सिटीजन है, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, एक्सेप्शन लगेगा, हाँ। और अगर इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो 120 दिन वाला लगता है। यहाँ का आंसर होगा, इसका आंसर होगा टाइप 3 वाला लगेगा। बेसिक कंडीशन ए में 182 दिन चेक करेंगे और बी में 120 दिन चेक करेंगे। क्या आपने भी सही आंसर किया था? चलिए फिर बताइएगा मुझे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, इंडियन इनकम जो है इसकी 30 लाख रुपए है और गोइंग आउट ऑफ इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इंडियन शिप के क्रू मेंबर की तरह इंडिया के बाहर जा रहा है। चलिए आंसर कीजिए। यहां पे एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं। जाने वाली जो एक्सेप्शन थी वो सिर्फ इंडियन सिटीजन पे थी, ये जाने वाली एक्सेप्शन है ना, तो जाने वाली एक्सेप्शन सिर्फ इंडियन सिटीजन पे थी। आने वाली एक्सेप्शन जो थी इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों पे थी, तो एक्सेप्शन लगेगा ही नहीं, तो टाइप 1 में जाएगा ये, ठीक है। जल्दी बताइए, अगर यहाँ पे इंडियन इनकम, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडियन इनकम 20 लाख की बजाय 15 लाख रुपए होती तो आपका आंसर क्या होता? एक्सेप्शन तो लगेगा, इंडियन सिटीजन है, इंडिया विजिट करने आ रहा है, एक्सेप्शन तो लगेगा। लेकिन 15 लाख रुपए तक अगर इनकम होती है ना तो टाइप 2 वाली में जाएगा, क्योंकि 120 दिन तब होता है जब 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन इनकम होती है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा टाइप 2, ठीक है।
तो मुझे लगता है, अच्छा ये जो अभी हम लोग ने 120 दिन वाली बात की, ये एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ऐसे ही और भी बड़े सारे चेंजेस इसमें रिसेंटली रेजिडेंशियल स्टेटस में आए हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है आज के लिए एक क्लास में इतना कुछ बहुत है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाली क्लासेस में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग ने एक रूल भी कंप्लीट नहीं किया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। विल स्टॉप हियर।